अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाई वी नीड टू कैलकुलेट द एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड टाइम पीरियड ऑफ एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का हम एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और टाइम पीरियड क्यों मालूम करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत होती है। ये जो टॉपिक है ख़ास तौर पर फ्रेश सिविल इंजीनियर्स के लिए और इसके अलावा जो कंसल्टेंट में नए आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। क्यों? और इस टॉपिक में मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर किए हुए हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, इसके अलावा है मैं 1-2 दिन में एस्टिमेशंस और कॉस्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, एक प्रैक्टिकली एक पेला लेके उसके ऊपर मैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग कैसे उसकी मालूम करते हैं उसके बारे में भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास उसका पॉइंट्स होता है वो ये है कि owner wants to know the total cost of project। ठीक है, ओनर्स जो होते हैं वो जानना चाहते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर टोटल खर्चा कितना आएगा। ठीक है, पहले तो ये इस वजह से एस्टिमेशन कॉस्टिंग ज़रूरी है, इस वजह से हम कैलकुलेट करते हैं ताकि उसके कॉस्ट का पता चल जाए ओनर को। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास उसका होता है प्रॉफिट ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइम पीरियड। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है प्रॉफिट ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी भी जो प्रोजेक्ट उसने बनाना है उसका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कैसे। वो इस तरह के, अब मिसाल के तौर पर हमने किसी जो ओनर है उसने किसी कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दे दिया है, वो उसने टाइम दे दिया है कि हमने 2 इयर्स में 2 इयर्स टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर उसने वो 2 इयर्स टाइम पीरियड में कंप्लीट कर दिया तो उसको नेक्स्ट 2 इयर्स में उसको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने 2 इयर्स का एग्रीमेंट किया है वो उसको 4 साल में कंप्लीट करेगा, 5 साल में लेट करेगा, तो उससे ओनर्स को प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड्स के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम पीरियड भी उसकी मालूम करें किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा जो है हमारे पास वो है, अच्छा तीसरा पॉइंट जो होता है वो है फिक्स अमाउंट। अच्छा, फिक्स अमाउंट का मतलब क्या है। फिक्स अमाउंट का मतलब ये है कि जो हम एस्टिमेशन किसी भी प्रोजेक्ट की करेंगे तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट निकल जाता है। मिसाल के तौर पर हमने अगर किसी प्रोजेक्ट या होटल का एस्टिमेशन किया, उसके आ गई 4 करोड़ में। ठीक है, वो 4 करोड़ में हमने उसको कंप्लीट करना है, तो ओनर्स क्या करता है, उसके ऊपर एग्रीमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि आपने 4 करोड़ में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ। इसके अलावा जो है अगर वो 4 करोड़ में या 4 करोड़ में वो कंप्लीट नहीं करता है तो उसका जिम्मेदार वो क्या ओनर नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर होगा और इसके अलावा कंसल्टेंट होंगे। ठीक है, तो इससे हमें फिक्स्ड अमाउंट का पता चल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है उसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन हमारे पास जो है पहला उसका पॉइंट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है क्लाइंट टू कंसल्टेंट। ठीक है, प्लॉट साइज। अच्छा, जो हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, पहले क्या कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो कंसल्टेंट के पास जाता है। ठीक है, कंसल्टेंट इंजीनियर्स जो होते हैं जो ड्राइंग बनाते हैं उनके पास जाके वो अपना प्लॉट का साइज़ दे देता है उसको। मिसाल के तौर पर उसके पास कोई है 30x30 मीटर का या कोई भी साइज़ हो, वो उसको दे देता है कि, और उसको कहता है कि इसके ऊपर मुझे एक होटल बनानी है या कोई वेला बनाना है, तो आप इसके हिसाब से उसका ड्राइंग तैयार करें। ठीक है, तो वो उसको प्लॉट का साइज़ दे देता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कंसल्टेंट टू साइट। कंसल्टेंट्स जो होते हैं उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या करते हैं, वो एक दफ़ा साइट पे जाके विजिट करते हैं। ठीक है,
वो चेक करते हैं, उसके डायमेंशंस चेक करते हैं, और इसके अलावा जो नाइबर जो उसके हाउसेस है या होटल है या रोड है वो सारा चेक करते हैं। और इसके अलावा किसी भी कंट्री की बाय लॉज जो रेगुलेशंस होती है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनके रेगुलेशंस के हिसाब से वो उसकी हाइट और इसके अलावा जो है बाउंड्री वाल उसका कहाँ पे आएगा, और इसके अलावा अगर वेला बनाना है या कोई होटल बनाना है तो उसका फ्रंट साइड कहाँ पे आएगा, और उसके डोर्स और वेंटिलेटर्स नेबर्स के हिसाब से वो पूरा चेक करने के बाद वो ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है थर्ड पॉइंट में जो है कंप्लीट ड्राइंग्स। थर्ड स्टेप में उसका कंप्लीट करते हैं ड्राइंग्स को। ठीक है, पूरा कंप्लीट करते ओनर से चेक करवाते हैं। अगर उसने कोई चेंजेस करनी है अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से, बाय लॉ के हिसाब से वो चेंजेस कर सकता है उसमें। अगर उसने कुछ विंडो चेंज करना हो या डोर चेंज करना हो या कुछ और उसमें साइज़ चेंज करना हो तो वो चेंज करके उसका कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा उसके साथ वो चार्जेस उसके ले लेते हैं जो ड्राइंग उसने बनाया हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, वो उसके काम होने के जो होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है क्लाइंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्लाइंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब ये है जो हमारे पास क्लाइंट होता है वो कंसल्टेंट से ड्राइंग्स लेके मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को ड्राइंग्स दे देता है। ठीक है, और उनको कहता है कि इसके एस्टिमेशंस निकाल दो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, फिर वो तकरीबन एक हफ्ता का टाइम ले लेते हैं और इसमें उसकी पूरी एस्टिमेशंस निकालते हैं और फिर वो क्लाइंट को दे देते हैं कि हमने मिसाल के तौर पर 4 करोड़ एस्टिमेशन निकाल दिया या 5 करोड़ निकाल दिया कि हम, और इसके साथ साथ उसको टाइम भी बताते हैं कि इतने टाइम पीरियड में हमने आपको और इतने कॉस्ट में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे। तो क्लाइंट क्या करता है कि वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स के रेट्स चेक करता है और इसके अलावा उसका बैकग्राउंड भी चेक करता है कॉन्ट्रैक्टर्स का। ठीक है, अगर वो क्वालिटी काम वाले हैं और इसके अलावा उसका रेट भी अच्छा है तो वो क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना प्रोजेक्ट दे देता है। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप होता है, वो होता है कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। जो कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है। वो क्या होता है कि उसमें हमने इतने ईयर्स में और इतनी कॉस्ट में उसको हैंड ओवर करना है प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद जो होता है कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑनर। अच्छा, इसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के दरमियान भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें भी वो शो करते हैं। ठीक है, उसमें एग्रीमेंट शो करता है कि हमने आपको 1 साल में या 2 साल में और इतनी कॉस्ट में अपने हैंड ओवर करना है। ठीक है, तो इस तरह पूरा स्टेप जो होता है वो एस्टिमेशंस के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।